और रोष को उछलता भी चला समझ, जा रहा है। जी, मैं रोष को जी, समझ सकता हूँ, गुस्से को समझ सकता हूँ, आक्रोश को समझ सकता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि जो सभ्य समाज के कुछ लोग बचे हैं, उनमें से कुछ तो मेरे सामने आज इस पैनल पर हैं, कुछ हमारे दर्शक उसको देख रहे हैं। एक संवेदनशीलता है उसके अंदर कि हम इस विषय पे आ रहे हैं। मैं आता हूँ यंग फेस नेहा के पास। नेहा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जो बात उत्कर्ष जी ने कही और अमिताभ जी ने कही, आज महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में 2 खबरें, एक खबर प्रमुखता से, उसमें 2 एग्जाम्पल हैं। महाराष्ट्र में एक कुछ वार्षिक नाट्य मंच प्रतियोगिता होती है। उसपे 2 नाटकों के ऊपर बुरी प्रतिक्रियाएं आई हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन दोनों नाटकों को बैन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है कि ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो मैंने खबर पढ़ी, मैंने सोचा चलो मैं पढ़ के देखूं। तो एक नाटक है उसमें जो कि विदर्भा से, चंद्रपुर साइड से है, जिसके अंदर, नाटक का नाम वृंदावन है, जिसके अंदर महिलाओं को जहां की सेक्स ट्रेड में धकेला जाता है और उस ढंग से उनका दुरुपयोग, क्या कहते हैं कि शोषण किया जाता है। तो बोलते हैं हिंदू धर्म का आपने अपमान किया इस ढंग से ये नाटक बना के। तो फिर मैंने सोचा कि वो जो कर्नाटक के अंदर जो सारी देवदासियां हैं हजारों के अंदर, जिन्हें मंदिरों के अंदर रखा जाता था और जिनसे वैश्यावृत्ति करवाई जाती थी, तो क्या उससे हिंदू धर्म अपमानित नहीं होता था? क्या उनसे आज हिंदू धर्म अपमानित नहीं होता? एक और नाटक जिसके ऊपर उन्होंने आपत्ति उठाई है, जिसके अंदर बताया गया कि कोई एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक लड़का होता है, शायद ऑटो ड्राइवर है, और कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं, तो एक हिंदू लड़की की रक्षा करता है। तो कहते हैं वो हिंदू लड़की की जो रक्षा कर रहा है, तो वो हिंदुओं के मोहल्ले में कर रहा है, तो क्या हिंदू परिवार मर गए थे? ये हिंदुओं का अपमान है। इन 2 नाटकों के ऊपर घोर आपत्ति आई है एबीवीपी की आज के न्यूज़पेपर में। मैं फोटोग्राफ लेके, आपको चाहिए होंगे तो मैं भेज भी दूंगा उसकी कटिंग करके, ताकि आप उसको पढ़ सकें कि हमारी मानसिकता किस लेवल तक सड़ चुकी है। ये जो सड़ांध है ना इसके अंदर, ये मुझे चिंतित करती है, और शायद इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया है। इवन अमिताभ जी ने एक्चुअली मुझे इंसिस्ट किया था कि आप ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं। अमिताभ जी ने कहा था कि इस पे करो, कंझावला पे करो। मैं कहा मैं इसको कंपोजिट प्रोग्राम के रूप में लेके आ रहा हूँ, आप चिंता। और कल ही बात हो गई थी मेरी इनसे कि मैं आज ये कर रहा हूँ, तो बोलते मैं आ रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ ये जो हो रहा है, जिस ढंग का ये जो महाराष्ट्र के अंदर भी जो मैंने नाटक के बारे में बताया है, एक सड़ा हुआ समाज, सड़ी हुई मानसिकता, ये क्या दिखा सकते हैं हम दुनिया को अल्टीमेटली? जहां पर राम राज्य है वो तो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन नेशंस है। हम यहाँ राम राज्य की बातें करते हैं, वहां राम राज्य प्रैक्टिस होता है, वहां पर देखा जाए तो हम वहां जाए ना, फिर राम राज्य कहाँ पे? हम तो राम राज्य नाम का एक ढकोसला करते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारे माइंड जो है वो बिल्कुल सड़े हुए हैं, उसमें अश्लीलता भरी हुई है, सड़ांध भरी हुई है। नेहा शुक्ला जी। जी, जैसा कि उत्कर्ष जी ने भी कहा, अमिताभ जी ने भी कहा, थोड़ी नेटवर्क की भी दिक्कत है मेरी, तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फिर मैं शुरू करूं, क्योंकि बीच बीच जी में जी जी, नेटवर्क आप शुरू इश्यूज बार कीजिए। बार आ रहे थे जी सामने। जी जी जी, तो दोनों ने ही जो बात कही है, गुस्सा तो यकीनन बहुत ज्यादा आता है देखकर कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे हम संस्कृति, सभ्यता, और बापू के देश में जहाँ पर हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, वहाँ पर असत्य और हिंसा यही ज्यादातर देखने को मिल रही है। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी समाज को एक सभ्याचार सिखाने की, तहजीब सिखाने की, वो लोग जो जिम्मेदार हैं इसके लिए। भारत एक ऐसी घनघोर आबादी वाला देश है जहाँ पर चीन को हम पछाड़ रहे हैं, तो सब में इतनी प्रभुत्ता है कि वो चीजों को समझे। इसका दायित्व तो इसीलिए बुद्धिजीवियों की ओर दिया गया था। हमारा जो मीडिया है, अब जैसा कि डाटा का जमाना है, तो सबको पता है कि डाटा यूजेस कितना ज्यादा हो गया है। सबके पास अपना खुद का स्क्रीन टाइम है, और उस स्क्रीन टाइम पे ज्यादातर समय क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है। जब कांझा वाला की देखते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ, और बर्बरता क्रूरता की जो बात अमिताभ जी कर रहे थे और वो गुस्से का इजहार कर रहे थे, ये बर्बरता क्रूरता आई कहाँ से है? उसी समाज के बुद्धिजीवियों से आई है, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी ना पहचानते हुए भाषा के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। मीडिया में जब हम लोगों ने अपना प्रोफेशन शुरू किया, तो एक तहजीब की भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता था। कुछ कुछ समय के बाद ये होने लगा कि नहीं, आप गुस्से का प्रदर्शन करिए तो लोग आपसे जुड़ेंगे।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि जो बात मैं लहजे में रहकर, तहज़ीब में रहकर पूछ सकती हूँ, उसमें गुस्से का प्रदर्शन क्यों करना? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। मेरे सामने जो बैठा सज्जन पुरुष है, उससे मैं सभ्यता के दायरे में रहकर भी अपने सवाल का जवाब पा सकती हूँ। बात तो यहाँ पर विचारों के आदान-प्रदान की है, तो गुस्से का इज़हार अननेसेसरी, अनरिक्वायर्ड क्यों किया जाना चाहिए? तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को भूल गए, सिर्फ़ और सिर्फ़ सक्सेसफुल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और राजनीति का बहुत बड़ा योगदान मैं ज़रूर मानूँगी कि पिछले कुछ वर्षों में, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, बीजेपी को ख़ास तौर पर इसका ज़िम्मेदार और इसका ठीकरा ज़रूर जो है अपने सर पर फोड़ना चाहिए, कि आपने देश की जो स्थिति है वो कैसी कर दी है। यहाँ पर क्रूरता और बर्बरता, महिलाओं के साथ आप देख रहे हैं किस तरह की घिनौनी जो है एक के बाद एक घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएँ पहले सुरक्षित थी और अब ज़्यादा असुरक्षित हो गई हैं। लेकिन आप जब फ्रीक्वेंसी लेकिन देखें और उसका नेहा जी लेवल देखें, पराकाष्ठा। नेहा जी, 1 मिनट, एनसीआरबी के जो डेटा है हमारे पास, साल दर साल ये अपराधों के ग्राफ तो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अपराधों के जी, ग्राफ कम जी। नहीं हो रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बता दूं, वो अपराध जो बच्चियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ परिवार के अंदर 4 दीवारी में होते हैं, जो बाहर नहीं आते हैं। जी। जी, बिल्कुल। आज आप देखिए दिल्ली में मेयर के चुनाव के समय में क्या हुआ? आप देखिए ना स्क्रीन पे पूरे समय क्या दिखा रहे हैं, झगड़े, फसाद, लड़ाई, ये चीज़ें बिक रही हैं। देश के तमाम जो नेशनल राष्ट्रीय मीडिया है, वहाँ पर रूस और यूक्रेन में क्या फसाद चल रही है, क्या झगड़ा चल रहा है, वो आप दिखा रहे हैं। आपकी अपने देश की जो चिंताएँ हैं, वो कहाँ चली गई हैं? जो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, वो उसी से हम हटकर हम दूसरों के घर में क्या हो रहा है, वो देखने में लगे हुए हैं। राजनेता इसी समाज का हिस्सा हैं और अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो राजनेता जो हमारे समाज का हिस्सा, हमारे प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर पहुँचे हैं, वो खुद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक याद आ रहा है कि कर्नाटक विधानसभा में जब सावरकर की फ़ोटो लगा दी गई और वहाँ पर कांग्रेस के नेता ने पूछा कि आपने पूरे सदन की राय नहीं जानी और ये एक तरफ़ा फैसला कर दिया, तो वहाँ पर जो नेता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि क्या दाऊद की फ़ोटो लगाएँ? आप सुनिए कि सवाल क्या है और जवाब क्या आ रहा है? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी ने बढ़ावा दिया है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल को। आप राहुल गांधी का जो ज़िक्र किया, जो प्रियंका वाड्रा का ज़िक्र किया, ये अब ऐसा लगता है कि ये फिलॉसफिकल बातें हैं, आप किताबी बातें करते हैं। अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये पारिवारिक स्नेह है या फिर छोटी बहन से कैसा बर्ताव करना चाहिए, बड़े भाई से कैसा बर्ताव करना चाहिए, अब इसे कहा जा रहा है कि ये किताबी बातें, ये फिलॉसफिकल है। ये अब गॉन डेज़ की बातें हैं, अब ये चलता नहीं है। तो मैं तो कहती कि मीडिया में होने के नाते मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं इस वर्तमान मीडिया का हिस्सा हूँ, जहाँ पर भाषा की जो गरिमा है, मर्यादाओं को लाँघ चुके हैं और इस तरह की घिनौनी वारदातों को हमें टेलीकास्ट करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और क्यों क्यों इस तरह की घिनौनी वारदातें सामने आ रही हैं? नशे का कारोबार किसके संरक्षण में जो है फल-फूल रहा है? हम देखते हैं, आप देखिए ना कि अभी हाल ही में जो शीतकालीन सत्र हुआ है संसद का, उसमें अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि गुजरात में अगर ज़्यादा नशे की खेप पकड़ी जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नशे का तस्करी है, वो ज़्यादा बढ़ गया है, बल्कि ये है कि काम अच्छा हो रहा है। आप तर्क तो देखिए ना, तर्क का कुतर्क दिया जा रहा है। सवाल-जवाब जो पहले होता था कि कुछ तो लॉजिक दीजिए जनाब, तो लॉजिक तो छूट गए हैं। अब इलॉजिकल बातों से चुप कराने की, गुस्सा दिखाकर चुप कराने की, शांत कराने की कोशिश की जाती है। हमारे देश में सबके पास अपने-अपने डिवाइसेज़ हैं। बच्चों के पास अपने डिवाइसेज़ हैं। बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं, वो सीखते तो उसी प्लेटफ़ॉर्म से हैं। न्यूज़ चैनल जहाँ पर पहले हम देखते थे कि दूरदर्शन की ज़ुबानी की एंकर आती थी और जो शिष्टाचार, सभ्यता उनके व्यक्तित्व से झलकता था। आज आप किसी भी न्यूज़ एंकर को देख लीजिए, ऐसा लगता है कि आपका जो है बीपी बढ़ गया है, आपको एंग्ज़ायटी देते हैं वो, आप देख ही नहीं सकते उनको। और जो यूट्यूब पे आप जो चैनल चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि क्या ये दूरदर्शन के दौर में हम वापस आ गए हैं क्या? आप ही के कुछ वीडियोज़ मैंने शेयर किए अपने कुछ जर्नलिस्ट सर्कल में, तो वो कहे थे कि ये तो बड़ा ही एक अ, साफ-सुथरा ऐसा कंटेंट जो हमारे जो डैडी या फिर उनके जो डैडी थे वो देखा करते थे, ये कुछ इस तरह का कंटेंट है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि कुछ लोग ही सही, लेकिन इस
शिष्टाचार, सभ्यता इसको आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब आपके प्लेटफ़ॉर्म पर मैं आती हूँ और ऐसे ही तमाम जो सज्जन हैं उत्कर्ष जी हैं, अमिताभ जी हैं अनिल सर के साथ मेरा पहली बार यहाँ पर जो है सामना हो रहा है। लेकिन अच्छा लगता है कि जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं है कि ये इस तरह के जो हम जैसे जो जीव हैं, वो कुछ ही रह गए हैं, बस अच्छा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हैं, जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रहे हैं। जी। चलिए, आपकी मुस्कुराहटें बरकरार रहें और भारत की नारी, भारत की बच्चियों की, बल्कि भारत के सभी बच्चों की और सबकी मुस्कुराहटें बरकरार रहें। मैं आऊँगा डॉक्टर अनिल जी आपके पास। आपने उत्कर्ष जी की बात भी सुनी, यंग फेस नेहा की बात भी सुनी, अमिताभ जी की बात सुनी। थैंक यू नेहा फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स कि हम पुराने ज़माने के दूरदर्शन स्टाइल के एंकर हैं। लेकिन क्या करूँ मैं अपने जो सीखा है मैंने, वही मैं परोस रहा हूँ आगे। संस्कार ही सीखे हैं तो संस्कार ही परोसूँगा। क्या करूँ बदतमीज़ या बेहुदा नहीं हो सकता, मैं कुछ भी हो जाए। मैं मेरे संस्कार इजाज़त नहीं देते कि मैं बेहुदा बन जाऊँ या बदतमीज़ बन जाऊँ। अनिल जी, इस समाज में अब चरित्रहीनता ही रह गई है। अब वो चरित्रवान जो लोग होते थे वो मिलते नहीं कहीं पे। संस्कार विहीनता भी है, एक मानसिकता भी जिसके अंदर एक सड़ांध है। क्या कहूँ इसको मैं? और जो रूलिंग पार्टी हैं एक नहीं कई तो अपोज़िशन